देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम गेस्ट्स का, अपने तमाम पैनलिस्ट का और मेरे साथ जुड़ने वाले दर्शकों का सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश का इकलौता बहस का शो है जो अपनी दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। हम किस विषय पर बहस करेंगे ये भी हमारे दर्शक तय करते हैं और बहस की दशा और दिशा क्या होगी ये भी दर्शकों को हम लाइव जोड़ के आगे की बहस की दशा और दिशा को अंजाम देते हैं। आज आपने बहस का कौन सा मुद्दा चुना है सुबह वो बता देते हैं। सुबह से हमने आपको 3 सवाल दिए थे और शाम तक जो नतीजे आए हैं उसमें नंबर 1 पर कौन सा मुद्दा है ये हम आपको बता देते हैं। आज गलवान की पहली एनिवर्सरी है। आज ही के दिन हमारे सैनिकों ने चीन की जो सेना थी पीएलए उसको नाको चनो चबवा दिया था। कैजुअलिटी हमारी तरफ भी हुई थी, सुप्रीम सेक्रीफाइस हमारे जवानों ने भी दिया था, लेकिन हमने उनसे दुगने से ज्यादा मारे। गलवान को गुजरा साल पर चीन क्यों नहीं सुधरा, इसी पर 75% लोगों ने मत व्यक्त किया है और इसी पर आज हम बहस करेंगे। गलवान को 1 साल गुजर गए हैं, पर गलवान के बाद भारत ने क्या सीखा, भारत ने किस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से न केवल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया बल्कि सेना में राफेल जैसे लड़ाकू भी शामिल हो चुके हैं। भारत ने चीनी सीमा पर न केवल अतिरिक्त सैन्य बल जुटाया बल्कि दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर चीन के साथ नॉर्मलिटी लाने यानी हालात को सुधारने और जो डेडलॉक बना हुआ था उसको कम करने के लिए 11 दौर की वार्ताएं की। लेकिन इस बीच हमने चीन के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक भी की, हमने चीन को सेना के मैदान में भी हराया, हमने उनके 40 से ज्यादा सैनिक गलवान में मारे। ठीक आज से 1 साल पहले वो भी कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में हमारे 20 जवानों की शहादत का बदला हमारे वीर सैनिकों ने लिया है। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और चीन ने पहली बार स्वीकारा है कि उसके 2 गुने से ज्यादा सैनिक वहां पर मारे गए हैं। चीनी मीडिया में खबरें आई, हमने ये भी देखा किस तरह की पिक्चर्स वहां पर जो चीन ने अपने सैनिकों का अंतिम संस्कार किया था उनकी तस्वीरें, उस ग्रेवयार्ड की तस्वीरें भी सामने आई। अब आगे क्या सवाल यह है, क्या चीन सुधरेगा या भारत उसे सुधार देगा? दोनों सवाल हैं। चीन कभी नहीं सुधारने वाला और भारत को उससे हमेशा सतर्क रहना होगा। लेकिन 1 साल जो गुजरा उससे क्या भारत ने जो कुछ चीनी सीमा पर किया उससे देश क्या सोचता है, एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, राजनीतिक दल क्या सोचते हैं? क्योंकि अपोजिशन अब भी ये कह रही है कि चीन पर भारत सरकार की रणनीति और कूटनीति दोनों ठीक नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं 1 साल में क्या कुछ हुआ उस पर रिपोर्ट, उसके बाद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी संतोषी जी हमारे साथ होंगी। सबसे पहले उनसे बात करेंगे, फिर अपने पैनल को खोलूंगा और उसके बाद हमारी महाबहस शुरू होगी, देश की बहस। जुड़े रहिए आप। 15 जून 2020, ठीक 1 साल पहले 14,000 फीट ऊंचाई पर गलवान घाटी में चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया, जिसका भारत के मुस्तैद परमवीरों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। चीन के चालबाज सैनिकों को भारत के महापराक्रमियों ने गलवान घाटी में खदेड़ डाला। भारत के जवान शहीद भी हुए, लेकिन 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को गलवान घाटी से पाताल लोक पहुंचा दिया। वास्तव में एक किस्म से हिंदुस्तान के लिए बड़ा शान की बात है, क्योंकि चाइना के धोखेबाजी के बाद भी जो भी कार्रवाई में हमने चाइना को ऐसा सबक सिखाया जिसको चाइना आसानी से भूल नहीं सकता। इस 1 साल में हमने चीन को पीछे भी किया है। चीन अपने जहां पहले था वो उन्होंने अपनी जगह खाली करके पीछे भी गया चाइना। चीन की इस नापाक हरकत के बाद चाहे कूटनीतिक स्तर हो, सैन्य ताकत हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच, भारत ने दुनिया के सामने चीन के कुचक्र का पर्दाफाश किया और उसे आईना दिखाया। लेकिन विपक्ष इसे नाकाफी मानता है। क्या सरकार आज सवालों से भाग सकती है? क्या सरकार आज ये हिम्मत जुटा सकती है कि जो सवाल देश पूछ रहा है उन सवालों के जवाब दे? सच तो यह है कि चीन दुनिया में नंबर 1 धोखेबाज पड़ोसी है। 11 दौर की बातचीत और भारत की शांति स्थापित करने की कोशिशों के बीच चीन तनातनी का कोई मौका नहीं छोड़ता। आज भी डरपोक ड्रैगन लगातार भड़काने का काम कर रहा है। देश की बहस में चर्चा है कि मुंह की खाने के बाद भी चीन बीते 1 साल में रत्ती भर भी नहीं सुधरा, जबकि भारत ने साबित किया कि चीन चाहे जो चाल चले उसे मात तो भारत ही दे सकता है। तो शुरुआत करेंगे देश की बहस में आज के सवाल से। जल्दी से ग्राफिक के जरिए देख लेते हैं आज
आज की देश की बहस का हमारा सवाल क्या है? सवाल आज ही की बहस से जुड़ा हुआ है। क्या चीन सुधरेगा? इसका जवाब है नहीं। क्या चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है? हम जब डिप्लोमेसी पढ़ने जाते थे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, तो हमसे कहा जाता था सबसे खतरनाक अगर हमारा कोई पड़ोसी है तो वो चीन है। इसीलिए हम सवाल आज पूछ रहे हैं, चीन की हर चाल का भारत ने करारा जवाब दिया है, हाँ या नहीं? क्या आप सोचते हैं? इस पर अपनी देश की बहस में राय दीजिए। देश की बहस की दर्शकों की क्या राय है, ये हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। आपको पता है वोटिंग कैसे करना है? आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमारे एक व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके साथ ही कर्नल संतोष बाबू की पत्नी संतोषी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो अब तेलंगाना सरकार में डिप्टी कलेक्टर हैं। उनके पति की शहादत के बाद तेलंगाना सरकार ने उन्हें यह सम्मान दिया है। देश की जनता ने उन्हें बहुत थैंक यू कहा और आज भी कर्नल संतोष बाबू और वीर बलिदानों को, उन 20 वीर बलिदानों को हम सलाम करते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगा अपने पूरे पैनल को। मेरे साथ कई खास मेहमान हैं जिनका पद नहीं कद बहुत बड़ा है, ऐसे मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ शायना एनसी जी जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ डॉक्टर रागिनी नाइक जुड़ी हुई हैं, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ 2-3 और बेहद खास मेहमान हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट की तरफ से, मेजर जनरल के सिन्हा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो एक शूरवीर की तरह हमारे साथ हैं। और अचल मल्होत्रा जी डिप्लोमेसी की बहुत बारीकियां समझते हैं, चीन पर विशेष स्टडी है उनकी, उनसे भी हम बात करेंगे। और जब तक संतोषी जी मेरे साथ जुड़े, मैं सबसे पहले जनरल जीडी बख्शी के पास आना चाहूंगा। जनरल बख्शी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, 1 साल जो कुछ हुआ, क्या हमने चाइना को माकूल जवाब दिया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि चाइना ने पिछले साल मार्च अप्रैल में हमको कोविड के के अंदर सरप्राइज कर लिया। उसकी जो 4th थाईलैंड मोटराइज्ड डिवीजन, 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन जो शिनजियांग में बेस्ड है, वो 1000 किलोमीटर नीचे आके हमारे ऑपोजिट एक्सरसाइज कर रही थी और एकदम उन्होंने डैश किया हमारे बॉर्डर के लिए। और जहां जहां डिस्प्यूटेड एरियाज LAC में थी, वहां पे अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करी। जहां जहां हम पेट्रोल करते थे, इन जो कि एम्बिगुअस जोन है, वो वहां पे आके बैठ गए। देवसांग में, वो दौलत बेग ओल्डी में, हॉट स्प्रिंग में, गलवान में, सो में खासकर। तो पहले तो हम सरप्राइज हुए, लेकिन एकदम जब हमको पता चला क्या हो रहा है, हमने चीन को मैच किया, सोल्जर फॉर सोल्जर, टैंक फॉर टैंक, गन फॉर गन। और कुछ ही 1-1.5 महीने में ही हमने पूरे 50 से 60 हजार ट्रूप्स वहां बिल्डअप कर दिए थे। चीन चौंक गया इससे, लेकिन उसके बाद हमने बिल्डअप बढ़ाया और हमने एडिशनल फोर्सेस वहां लिए। और उसके चलते पहले तो ये जो 15 जून का, यानी आज के दिन 1 साल पहले, चीन ने घातक वार करके पूरा नक्शा बदल दिया। पूरे जो हमारी रिलेशनशिप का मैप है उसको ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। हमारे 1990 जो अकॉर्ड थे 2005 वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब कचरे के डब्बे में डाल दिए। घातक अटैक किया। हालांकि फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया, वो बेसबॉल बैट्स, उसमें कील लगे, वो आयरन रॉड जिसमें बार्ड वायर लगी और पॉइंटेड नुकीले पत्थर इकट्ठे करके मार रहे। तो ये तो एक बहुत ही गंभीर एस्केलेशन। हमारी समझ में उस वक्त भारत की फौज को स्ट्रेट अवे फायर खोलना चाहिए था, बट हमने फिर भी जितना संयम बरता, हमारी फौज ने, हमारी सरकार ने, और गोली से जवाब नहीं दिया, काइनेटिक एक्शन नहीं किया। लेकिन हमने अपने वहां पे जो बड़ा माकूल जवाब हमारे लड़कों ने खाली हाथों से दे दिया। हमारे एक कर्नल साहब शहीद हुए, संतोष बाबू, महावीर चक्र, ना भूले वो महावीर चक्र के विजेता है मरणोपरांत। और हमारे 20 जवान शहीद हुए। तो CIA की रिपोर्टों के मुताबिक 35 चीनी शहीद हुए थे। रूस की इंटेलिजेंस के मुताबिक, सिग्नल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस के मुताबिक 45 चाइनीज शहीद हुए थे। हमारी फौज ने खुद गिने 65 स्ट्रेचर गए थे।
बाद में जो रिपोर्ट चीन से आ रही है, दबाई जा रही है, वो 100 की भी बात कर रही है, 100 कैजुअलिटीज की। मतलब चीन हिल गया साहब, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। और एक जो चीन ने जो बड़ा इसका घातक परिणाम हुआ है कि चीन समझ गया कि उसके जो शहजादे सोल्जर हैं, एक फैमिली में एक ही बच्चा है, लाड़ प्यार से पला है, वो लड़ने के काबिल नहीं। और खासकर भारत के हमारे जो पिंडारे मुंडे हैं, जो हमारे गांव के लड़के, वो उनसे नहीं मुकाबला कर सकते। उसने जैविक युद्ध छेड़ा है। मैं बहुत भारी आरोप लगा रहा हूं, उसने जैविक युद्ध। बिल्कुल, मैं बायोलॉजिकल वॉर पर आऊंगा। कैसे चीन ने जैविक युद्ध छेड़ा है कोरोना की तरह, बायोलॉजिकल वॉर, हम उस पर भी एक पूरा आधा घंटा डिस्कशन करेंगे जनरल बख्शी। सबसे पहले मैं अब यहाँ पर डॉक्टर रागिनी नायक के पास चलूंगा। जनरल बख्शी तो कहते हैं कि सरकार ने माकूल जवाब दिया, लेकिन आपको क्यों लगता है कि सरकार को अभी भी सही सवालों के जवाब देना चाहिए? सरकार ने तो पारदर्शिता से कई चीजों को सामने रखा है और चाइना एनसीजी भी रखेंगी। रागिनी जी बताइए, माकूल जवाब है, हमारे सैन्य एक्सपर्ट ये मानते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इस भाव को आत्मसात करके जो 20 वीर सपूतों ने ठीक 1 साल पहले सर्वोच्च बलिदान दिया, मैं समझती हूँ कि उन्होंने शौर्य, वीरता और पराक्रम की एक ऐसी गाथा लिखी जो पूरी दुनिया के सामने एक मानक के रूप में स्थापित। तो सबसे पहले तो कृतज्ञ भाव से मैं दोनों हाथ जोड़कर हमारे देश के वीर सपूतों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। और मैं तत्कालीन परिस्थिति पर बात करने से पहले 1 साल पहले आज ही के दिन आपको लौटा कर ले जाना चाहती हूँ। याद कीजिएगा कि देश में कैसा भाव था उस पर। एक तरफ तो व्यथित था मन बहुत ये जानकर कि हमारे जाबाज शहादत को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त, लेकिन रोमांच था, एक गर्व था, सीना हमारा फूल गया था गर्व के साथ, ये सोचकर कि चीनी सैनिकों के नाको चने चबवाकर अपनी सीमा पर से खदेड़ते हुए हमारे भारत के वीर सेनानी जो हैं वो शहादत को, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन उसके ठीक 4 दिन बाद क्या होता है? आप पारदर्शिता की बात कर रहे थे, इसीलिए ये सवाल मैं उठा रही हूँ। 19 जून 2020 को नरेंद्र मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि ना ही कोई हमारे देश में घुसा और ना ही किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ। मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा उपहास उस शहादत का 19 जून को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उड़ाया गया। और उसके बाद एक लाइन और जोड़ देती हूँ, फिर आप आगे ठीक है, मैं यहीं से शुरू करूंगा डॉक्टर रागिनी नायक, लेकिन मैं आपको 1 मिनट बीच में यहाँ पर रोकूंगा क्योंकि मेरे साथ अमर शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी संतोषी जी जुड़ चुकी हैं। मैं सीधे उनके पास चलूंगा। 1 साल पूरा हो गया संतोषी जी। कृतज्ञ राष्ट्र कर्नल संतोष बाबू को नमन करता है, उन 19 सिपाहियों को, हवलदारों को भी नमन करता है। पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है संतोषी जी, और मैं समझ सकता हूं आज का दिन आपके लिए कितना इमोशनल होगा। कैसे याद करेंगी कर्नल संतोष बाबू को सैल्यूट के साथ? जी, गलवान घाटी में जो देश के लिए इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है 20 जवानों ने, उन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिया है वो हमेशा हिस्ट्री में एक ग्रेट डे है। ये प्राउड फीलिंग है सबके लिए, और उनको छोड़ के रहना बहुत मुश्किल ही लग रहा है हमारा जिंदगी में। बिना उनके चलना मुश्किल ही होता रहता है कभी कभी। बट उन्होंने जो हमको जो सिखाया है, जैसे रहने के लिए, जिंदगी जीतने के लिए, उनकी मोटिवेशंस, उनकी स्पिरिचुअल स्पीचेस एंड गाइडेंस, आई एम टेकिंग दैट, उसको लेके मैं आगे चलती रहती हूँ, चली रही हूँ अभी। और उनको तो हम बोल नहीं सकते हैं। हर पल में, हर वक्त में, हर चीज में हमेशा ये हमारा घर वालों के लिए तो ये बहुत ही दुखी बात है कि आदमी है नहीं है हमारे लिए, अभी आएंगे भी नहीं, लेकिन वो देश के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया है उसके लिए हम बहुत प्राउड फील होता है।
बिल्कुल प्राउड पूरे देश को फील होता है। और संतोषी जी, पूरा देश उनके लिए कृतज्ञ है। आज सीमा पर जो जवान तैनात है उनके लिए आपका क्या संदेश है? कर्नल संतोष बाबू जी को याद करते हुए आप क्या संदेश देना चाहती थी? उनका क्या मोटो था, उनका क्या ध्येय था और क्या सोचकर वो सेना में शामिल हुए? कभी शायद आपसे शेयर किया हो उन्होंने? जी, जब से वो बचपन से सैनिक स्कूल में ज्वाइन किया तभी उन्होंने एक मोटो ले रखा है कि जैसे उनकी टीचिंग है, उनकी गाइडेंस है, उनकी कॉलेज वर्क में भी वो यही सीखा है कि देश के लिए हम हैं, देश के लिए कुछ भी कर सकता है। देश के लिए करना बहुत कम ही लोगों को मिलता है, तो इसीलिए उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि सभी आर्मी ऑफिसर्स ने या सभी जवानों ने या सभी डिफेंस वालों ने और देश के लिए लड़ने के लिए हमेशा आगे तैयार रहता है। तो कुछ सोचता ही नहीं है, उनके लिए कुछ लगता भी नहीं था। देश के लिए करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देश के लिए कुछ कर गुजरना, यही जज्बा कर्नल संतोष बाबू के मन में था। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आज सीमा पर जब जो जवान तैनात होते हैं और ऐसी डिफिकल्ट पोस्टिंग में किस परिस्थितियों से उनका परिवार गुजरता होगा? आप कैसे सोचती थी जब आपको मालूम पड़ा कि गलवान जैसी जगह जहाँ पर चीन जैसा हमारा दुश्मन बैठा हुआ है, वहाँ पर कर्नल संतोष बाबू एक टीम का नेतृत्व कर रहे हैं? उसके बारे में आप बताइए। जब मालूम आपको पड़ा कि वो गलवान पोस्ट हो रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन था? जी, उस वक्त में तो सबकी बताने में, सुनने में भी बहुत टेंशन फील होता है। सारे फैमिलीज को तो ये टेंशन की बात रहता है, लेकिन वहाँ पे जो लड़ने के लिए तैयार है सैनिकों ने कि कुछ लगता ही नहीं है कि हम देश के लिए कर रहे हैं, तो फिर सोचने की क्या बात है। उसी द्वारा उन्होंने आगे किया है। तो अभी भी जो काम करता है वो डेडिकेट करते हैं। इतना हाई एल्टीट्यूड में काम करना बहुत मुश्किल की बात होता है। तो ये कर ही रहे, अभी भी करते रहता है ये हमेशा। आप क्या कहना चाहेंगे उन सैनिकों को जो आज भी वहां पर डटे हुए हैं विपरीत परिस्थितियों में, अपनी फैमिलीज को छोड़कर, और इस तरह की सिचुएशन का मुकाबला करते हैं? उन सैनिकों को आप कर्नल संतोष बाबू की तरफ से आज क्या कहना चाहेंगे, उनके परिवार की तरफ से? उनकी परिवार को भी हमेशा स्ट्रांग रहने के लिए बोलूंगी। तो जो वहां पे अभी ड्यूटी कर रहे हैं तो बहुत धैर्य साहसों से काम करता है। दे आर स्पेंडिंग, दे आर लिविंग देयर फैमिलीज एंड गोइंग एंड डूइंग द ड्यूटी। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। तो बहुत हिम्मत से काम करते हैं उन्होंने। तो वेरी मोटिवेशनल टू एवरीवन। जी बिल्कुल सही कहा, बहुत हिम्मत से काम करते हैं। अभी तक एक साल में भारत सरकार ने कई कदम उठाए, चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की। लोग कहते हैं कि चाइना ने एक बायोलॉजिकल वेपन कोरोना के तौर पर पूरी दुनिया पर थोप दिया। आप संतुष्ट हैं भारत सरकार ने जो चीन के खिलाफ कदम उठाए हैं उनको लेकर? सॉरी, आपको मेरी आवाज आ रही है संतोषी जी? जी, ब्रेक मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, भारत सरकार ने चाइना को लेकर कई सारे स्टेप्स उठाए। जी जी, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी। दे नोस व्हाट दे वांट टू डू, दे नो दे विल डू इट। तो जो देश के लिए है हम सब रही हैं, तो फिर देश बिल्कुल सही कहा आपने। वो जानते हैं उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। कई सारे लोगों ने कहा कि भारत ने चीन को सही जवाब नहीं दिया। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? कई सारे अपोजिशन पार्टीज बोलती हैं कि चीन पर सरकार की नीति ठीक नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, मैं इस वक्त में कुछ बोल नहीं सकती हूँ। ये मैं कह रही हूँ कि जो गवर्नमेंट है उनको पता है कि कब क्या हो रहा है, कि कैसे चलने वाला है। तो दे विल डू इट, आई होप। थैंक यू। ठीक है, मैं चाहता हूं जनरल सिन्हा
पूर्व सैनिकों की तरफ से आप जैसे जांबाजों को, संतोषी जी को आज सलाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। उनके पति के सुप्रीम सेक्रीफाइस को पूरे देश के सामने उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस किया। जनरल सिन्हा और फिर जनरल बख्शी। दीपक जी, मैम संतोषी, जय हिंद। आपके और पूरे जो हमारे शहीदों को आज मेरी श्रद्धांजलि और सत सत नमन। पूरा देश उनका एक ऋणी है, जो उन्होंने दिशा और एक गति दी है ये पूरे पराक्रम के लिए, केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के। ये देखिए, ये कोई छोटी सी चीज नहीं है। एक संतोष बाबू और उनकी जो टीम थी जिन्होंने शहादत दी, उनके घातक प्लटून और पूरी बटालियन और जो अटैच ट्रुप थे, वो एक मिसाल है कि इस काल में और उस दौरान जो कि पूरा विश्व का पूरा चरित्र बदल रहा है, विस्तारवाद खत्म होने वाला है, इस लड़ाई में एक सबसे बड़ा उदाहरण, एक डायरेक्ट, और इसकी तुलना नहीं हो सकती। यदि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या देश जब भी दुनिया बदलता है तो उसमें कोई पॉइंट आता है, एक क्षण आता है, एक एक्शन आता है। वो संतोष बाबू का गलवान के ऊपर में एक्शन, जिसके ऊपर में जो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि या तो ये बदल जाएगा, विस्तारवाद हार जाएगा, या उसको बदलना पड़ेगा। और ये चीज किसने शुरुआत की? वो है संतोष बाबू और उनके वो जाबाज जिन्होंने बलिदानी दे दी, उस प्रोटोकॉल को निभाते हुए, जानते हुए, हथियार रहते हुए भी, और उन्होंने अपना वीरता और शौर्य का उदाहरण दिया। जब आपको हमारे बख्शी साहब बता रहे थे, चाहे वो रशिया की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी तास है जो कहता है 45, CI 35, चाइनीज के बहुत सारे जो 100 की इतनी बड़ी संख्या में निहत्थे, कुछ नहीं, दुश्मन उन चालाकियों के साथ जिसके अंदर कटीले तार, ऐसे हथियार लेकर के यूज किया, तो वो शौर्य गाथा का पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, ये सारागढ़ी की इतिहास दिलाते हैं याद, जब 22 जवानों ने एक मिसाल पूरे दृश्य के लिए दिया था। मैं गलवान की एक्शन, संतोष बाबू की एक्शन, उनकी शहादत। डॉक्टर रागिनी नायक, एक क्विक जवाब, क्योंकि मैंने आपको अधूरे में रोका था, फिर मैं सीधे शहना एनसी जी के पास जाऊंगा। रागिनी, मुझे बताइए, आप कांग्रेस पर यह भी आरोप लगते हैं कि चाइना के खिलाफ इस इलाके में हथियार न इस्तेमाल करने का जो समझौता कांग्रेस ने किया था, उसके चलते सैनिकों के हाथ भरे थे, वरना शायद 1000 मारे जाते वहां पर। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पिछली सरकारों का कोई भी समझौता यदि गलत होता है तो तत्कालीन सरकार एक बार फिर उस सौदे को दोबारा सोच सकती है या उस सरकार के साथ बातचीत कर सकती है। और फिर नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि उनकी इतनी करिश्माई व्यक्तित्व है कि हर जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके जो प्रीमियर्स हैं, उनके साथ उनका बड़ा आत्मीय संबंध है। और फिर वो तो साबरमती के तट पर झूला भी झूले थे, महाबलीपुरम में गलबैया भी हुए थे, 18 बार शी जिनपिंग से मिल चुके हैं, वार्ता कर चुके हैं। तो यदि कोई समझौता गलत लगता है तो उस पर पुनर्विचार क्यों नहीं किया? पर समस्या ये है कि आप इतिहास के कितने भी पन्ने, ठीक है, शहना एनसीजी के पास चलते हैं। रागिनी जी मैं फिर आऊंगा आपके पास, सब चीजें एक साथ मत बोलिए, कुछ पॉइंट बचा कर रखिए आगे के लिए। शहना के पास एक सवाल हाँ बिल्कुल पूछ लीजिए, एक सवाल पूछ लीजिए, 10 सेकंड का। तो आप इतिहास के पन्ने चाहे कितने भी पलट ले, तत्कालीन परिस्थिति ये है कि 20 अप्रैल 2020 को जो यथास्थिति थी, स्टेटस को एंटे, वो आज देश में स्थापित नहीं है। क्यों नहीं है? जब मोदी जी ने वादा किया था, ये बड़ा सवाल है। इसके बड़े सारे और पैमाने हैं जो मैं आपको बताऊंगी जब आप दोबारा मौका दें। ठीक है, सीधे शहना जी के पास। शहना जी, क्या स्टेटस को एंटी अभी आया नहीं है? और सवाल ये कि क्या कोई गुस्सा नहीं है, क्या चीन गुस्सा नहीं है? और अगर जो कांग्रेस सवाल उठा रहा है कि गुस्सा नहीं था, तो फिर झड़प क्यों हुई? सबसे पहले संतोष बाबू जी की बीवी और उनके परिवार को नमन। हमारे 20 जो जवान जो शहीद हुए, और एक चीज है त्याग करना, दूसरे तरफ दीपक जी हमें ये भी देखना है कि उनकी जो हिम्मत
थी उसको जीवित रखते हुए आज हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा जो कोई क्लैश रहा है दो देशों के बीच और चीन और भारत के बीच, तो ये गालवान में हुआ। अफसोस की बात ये है कि हम सिर्फ इसी वक्त पे ये चर्चा करना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। हम सब जानते हैं कि चीन की जो नीति नियत है उसमें हमेशा खोट रही है। अभी आप देखिए कि जून 15 की बात करें तो वो PLA ट्रूप्स जो पेट्रोल कर रहे थे, उन्होंने कैसे फिजिकल स्कफल भी किया, उन्होंने कैसे अनकन्वेंशनल वेपन्स का इस्तेमाल किया, आयरन रॉड्स हो, क्लब्स एम्बेडेड विथ नेल्स हो, और हमारे भारतीय जवान ने 6 घंटे तक लगातार टोटल डार्कनेस में अल्टीट्यूड पे वहां 16th बिहार रेजिमेंट ने जिस ढंग से झगड़ा, तो एक शब्द होगा जब आप तू मैं हैं, लेकिन ये युद्ध वेलियंटली उन्होंने कॉम्बैट किया। तो सबसे पहले नमन कर्नल संतोष बाबू जी को, और ये सभी जो कैजुअल्टीज हुए उसमें हम जानते हैं कि 35 ऐसे एस्टिमेट्स हैं, लेकिन हमारे जो लॉस हुआ उसके बाद भारत ने क्या किया ये मुझे लगता है आपको उजागर करना चाहिए। आर्मी ने वॉर फुटिंग पे देखा कि हीटेड शेल्टर्स, बंकर्स, टेंट्स के साथ साथ हम जो मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता थी वो सिर्फ बोलने की बात नहीं, एक डी एस्केलेशन फॉर्मूला की बात की गई। लेकिन इसमें हम जानते हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल्स हो या पॉलिटिकल लेवल्स, ये तब हो संभव है जब दोनों तरफ लोग चर्चा और मानने के लिए तैयार है। लेकिन ये ब्रेक थ्रू कब आया दीपक जी? 9th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स में, और इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने ये भी साबित किया कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो जयशंकर जी, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप में चीन को बताया कि ये जो क्लैश रहा है 45 साल बाद, ये ब्लडशेड जो रहा है, इसमें जो इम्पैक्ट पब्लिक ओपिनियन का है वो पॉलिटिकली सिर्फ भारत और चीन तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है। और हम सब जानते हैं कि कितने लोग 1962 के बाद हमारे साथ इस एसोसिएशन में रहे हैं, क्योंकि हमें एक मुंहतोड़ जवाब के साथ साथ G7 भी जो अग्री करते हैं कि चीन का जो ये पुश रहा है, इसके बावजूद उससे क्या होगा चर्चा करके तू मैं नहीं, उससे होने क्या जा रहा है शायना जी? ये बिल्कुल गलत होगा आज 15 जून को, और ये कोई एनिवर्सरी नहीं है, ये एक बलिदान का। शायना जी यही रुकते हैं और सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं, उसके बाद अचल मल्होत्रा के पास। G7 तक कह चुका है चाइना का एटीट्यूड गलत है, भारत ने करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया। विवेक श्रीवास्तव जी ये कह रही है शाइना एनसी जी। नहीं, शाइना एनसी जी कुछ नहीं कह रही है। शाइना एनसी जी तो ग्लोरीफाई कर रही है सरकार को। कोविड में लोग मर गए थे तब भी शाइना एनसी ने सरकार को ग्लोरीफाई किया था, तो शाइना एनसी तो आएगी तो सरकार को आपका एक बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है। 1962 से लेकर के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल तक चाइना और इंडिया के बीच में स्कर्मिश नहीं हुई है, और मोदी साहब के आने के बाद इतनी बड़ी घटना गलवान में हो गई, इनको शर्मिंदा होना चाहिए। उसके बाद मैं जनरल बख्शी की बात सुन रहा था, बायो वारफेयर की उन्होंने बात करी, अभी वो डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन अगर सही में बायो वारफेयर की वजह से, चाइना की वजह से अगर हमारे देश में लाखों मौतें हुई हैं, तो किस बात का जश्न मना रहे हैं हम कि हमने चाइना को पीछे कर दिया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपके पास, आपकी सरकार के पास। आप सुनिए पहले मैडम, आप ग्लोरीफाई मत करिए बीजेपी सरकार को, आप बोलने दीजिए मुझे। आपकी सरकार के पास ऑक्सीजन नहीं था, दवाइयां नहीं थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हो चुका था और वैक्सीन 6.5 करोड़ बढ़ चुकी थी। किस बात का ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं आप? और अगर वो ट्रीटी मुलायम सिंह यादव जब डिफेंस मिनिस्टर थे, नहीं सर, हम चाइना पे बात कर रहे हैं, कोरोना पर फिर कभी करेंगे। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, आपने अभी अभी कहा कि जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात हो रही है वो भी स्थापित नहीं हुआ है। आपको क्या चाइना ने हॉटलाइन पर फोन करके बताया कि भाई कोरोना हमने नहीं फैलाया? या आपके पास कोई सबूत है? बताइए ना। आप चाइना को क्लीन चिट दे रहे हैं जी, तो आपको क्या अमेरिकियों ने हॉटलाइन पर फोन किया और बताया कि उन्होंने किया है? अभी इन्वेस्टिगेशन तो हुआ नहीं है। अभी जो बाइडेन की, अगर आप बाइट सुनेंगे, सुनिए मेरी बात को, जो बाइडेन का लेटेस्ट स्टेटमेंट अगर आप सुनोगे तो उन्होंने कहा है
my intelligence agencies are still not clear about it, whether it was a leak or whether it was a warfare. So we request an investigation to be लेफ्ट done. वाले अमेरिका की बात कर रही हैं, मैं आपका जवाब लूंगा, मैं आपकी बात का जवाब लूंगा। चलिए, मुझे अच्छा लगा, लेफ्ट वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट को कोट कर रहे हैं। मैं जनरल बख्शी के पास भी आऊंगा, चाइना से क्विक जवाब लूंगा। विवेक जी पूरा मौका मिला, थोड़ा सा रुक जाइए ना। छोटे छोटे सवाल जवाब रखते हैं तो सबको बोलने का मौका मिलेगा, अच्छा भी लगेगा। मेरे एक दर्शक साक्षी गुप्ता अलीगढ़ से, मैं शहना जी आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूँ, जनरल साहब मैं आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूँ। साक्षी गुप्ता मेरे एक दर्शक जुड़ गई हैं अलीगढ़ से। साक्षी बताइए, भारत सरकार ने क्या माकूल जवाब दिया है चीन को 1 साल के दौरान? यस सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैंने कहा कि क्या भारत सरकार ने माकूल जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है चाइना को पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ गलवान में उसके बाद? यस सर। सर, सबसे पहले आपको शुक्रिया मुझे इस चर्चा में जोड़ने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने बिल्कुल पुरजोर कदम उठाए हैं चाइना की कमर तोड़ने के लिए। उन्होंने उसके कितने सारे ऐप को बंद कर दिया, जिससे और उससे चाइना से आने वाले सभी प्रोडक्ट को जो बंद करा है, उससे चाइना का काफी नुकसान हुआ है, ट्रेड में भी, हर क्षेत्र में। अभी हम देखें कि दिवाली के समय पर जो पटाखे को बैन लगाया था, मूर्तियों को, जो गणेश लक्ष्मी जी की जो मूर्ति आती है उन पर भी बैन लगाया था, चाइना से आने वाले सभी प्रोडक्ट पर बैन लगाया। ये एक भारत सरकार का चाइना के ऊपर व्यापारिक स्तर पर एक बहुत अच्छा कदम है। इसके लिए सभी को सराहना करनी चाहिए। ठीक है साक्षी, मैं यही रोकूंगा आपको। सीधे चाइना एनसी 30 सेकंड में विवेक श्रीवास्तव को जवाब। वो कह रहे हैं प्रूफ नहीं है कि चाइना ने कोरोना फैलाया। उसके बाद जनरल बख्शी, अच्छा माफ कीजिएगा, अचल जी और फिर जनरल बख्शी। मैं देखिए, सबसे पहले तो कोई मेजर बॉर्डर इंसिडेंट गालवान के बाद ये टेंशन होने के बावजूद हम जानते हैं कि कोई हुआ नहीं है। और प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि चीन को पता है कि जो वो अपने आप को सोचते थे कि भारत एक मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा, वैसा है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है देश में जो दिया है, डिप्लोमेटिक डायलॉग से जयशंकर जी हो या प्रधानमंत्री हो या G7 हो, हम जानते हैं कि चाइना ने बायोवॉरफेयर नहीं किया और इंडिया में कोई कैलामिटी चाइना की वजह से नहीं हुई। ऑल इज वेल, लाइक इट डज विद सम वैसल स्टेट्स। सर, सीखने से कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं तो आप ही की बात देखो कर रहा हूं मैडम कि ऑल इज वेल। आते हुए दिन में हम हमारे देश को कैसे स्ट्रेंथन करें, चाइना जिम्मेदार नहीं है आप कह रही हैं। मलाबार एक्सरसाइज में भी हम जानते हैं कि पिछले साल यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया सभी ने पार्टिसिपेट किया मलाबार नेवल ड्रिल में, और पहली बार 4 कैड मेंबर्स केम टुगेदर फॉर दिस एक्सरसाइज एंड दिस इज अ लाइक माइंडेड अपील। और जो अंतरराष्ट्रीय ठीक है जनरल साहब सिर्फ 1 मिनट, एक बार अचल मल्होत्रा जी वो अभी तक नहीं जुड़े हैं। क्या चाइना ने बायो वॉरफेयर फैलाया? अचल जी क्या कहेंगे आप? फिर जनरल बख्शी से शुरू करूंगा। दीपक जी, इसमें कोई दो राय, हाँ देखिए दीपक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो कोविड-19 हुआ या कोरोना वायरस, जिसे SARS-CoV-2 का नाम दिया गया है, इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक चाइना के शहर वुहान से है। अब हकीकत देखने वाली बात ये है कि ये एक लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर्ड वायरस है, जिसे जानबूझकर लीक किया गया या ये गलती से लीक किया गया, ये सब इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह है। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस लेने में बहुत देरी करी, और WHO ने भी उसके चाइना के प्रभाव में आके पूरी दुनिया को अलर्ट नहीं किया, जिसके चलते हुए शायद ये एपिडेमिक रह जाता, लेकिन ये पेंडेमिक बन गया। और उसके चलते हम जानते हैं कि कितना बड़ा जान माल और दूसरा हमारा इकोनॉमिक जो है लॉस हुआ। तो अब WHO की जो पहली टीम गई थी, उसको लेके भी पूरा इंटरनेशनल ओपिनियन यही है कि उसे ठीक से कोऑपरेट नहीं किया गया, चाइना ने उसे ठीक से एक्सेस नहीं दी, डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस नहीं दी, तो उसमें भी जो है सवाल उठ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। तो अब जो डिमांड हो रही है कि एक एक्सपर्ट बेस्ड ट्रांसपेरेंट मैनर में WHO से एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की टीम जाए और इस बात की
जो है ना वो करे, इन्वेस्टिगेट करे। ठीक बात है। आखिर में इसका यहीं से जनरल बख्शी के पास चलता हूं। अचल जी इसी बात को लेकर जनरल बख्शी के बाद, जनरल बख्शी क्या कोरोना का बायोलॉजिकल वॉरफेयर फैलाया चाइना ने? आपको क्या लगता है? विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कोई प्रूफ नहीं, और फिर यही सवाल रागिनी नायक से। देखिए, मैं विवेक श्रीवास्तव को बोलना चाहूंगा कि आप प्लीज थोड़ा पढ़ के आया कर। बहुत सारे रिप्यूटेड साइंटिस्ट, पहला वही अमेरिकी साइंटिस्टों की दो की नाम बात शुरू कर देंगे। एक को यूरोपियन को आप पकड़ लेंगे, इंग्लैंड वाले को, एक अमेरिकी को। अरे अभी तो आप जो बिडेन को कोट कर रहे थे, अब आपको अमेरिकी साइंटिस्ट से प्रॉब्लम हो गई। विवेक भाई अभी आप जो बिडेन को कोट कर रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, बोलने दीजिए जनरल बख्शी को। सुना रहा था अमेरिका का राष्ट्रपति शुरू आसान है, चिल्लाना शुरू करो ताकि दूसरों की आवाज। आई विल नॉट डिबेट लाइक दिस। अच्छा विवेक कंक्लूड कर लेने दीजिए जनरल बख्शी को प्लीज। विवेक जी मैं आऊंगा आपके पास। जनरल बख्शी साहब से मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मेरा एक छोटा सवाल है, जो बाइडेन ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो क्लियर नहीं है। पूछिए आप क्लियर है? If Joe Biden and the American intelligence is not clear if it was a biowarfare, how are you so ठीक है, आपने पूछ लिया सवाल, जनरल बख्शी जवाब देंगे आप कि जो बाइडेन ने कहा कि प्रूफ नहीं है। सुन लीजिए जनरल बख्शी की बात आप। जी देखिए, आई वुड रिफर, मैं विवेक श्रीवास्तव को फॉर एम्पेरिकल एंड फैक्ट बेस्ड रिसर्च के लिए एनकरेज करूंगा। इसके लिए मैं आपको कहूंगा, आप निकोलस वेड, वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, जिसका बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट विच इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल, उसको देखिए। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है और एक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट है, सोरेनसन। The American president is not convinced by them, sir. यार ब्रिटिश The American president is not convinced by them. British, Norwegian. No, the Americans are not convinced by them. In their official statement and press conference, उन्होंने सीधा बोला है कि अच्छा उनको खत्म करने दीजिए ना विवेक जी, मैं आऊंगा आपके पास। आपको हमेशा सबसे ज्यादा मौका मिलता है। जनरल बख्शी को खत्म करने दीजिए प्लीज। आप अपनी जगह बोलेंगे, सबकी जगह बोलेंगे। और सर, जब अमेरिकन राष्ट्रपति आपके सोर्सेज को नहीं मान रहा है तो आपके सोर्सेज को हिंदुस्तानी क्यों माने? If the American president doesn't acknowledge your sources. ना एक मिनट, सिर्फ जनरल बख्शी की आवाज। विवेक श्रीवास्तव जी मैं आवाज डाउन करूंगा। आप एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, खत्म करने दीजिए जनरल बख्शी को प्लीज। विवेक जी आप प्लीज इनका फीडर डाउन करिए, अदरवाइज आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिबेट। मैं फालतू शाउटिंग मैच नहीं चाहता बगैर फैक्ट। सर नहीं बोल रहे, उनका फीडर भी डाउन है। थैंक यू। मैं कहना ये चाहता हूँ कि निकोलस वेड का आर्टिकल पढ़िए, ब्रिटिश साइंटिस्ट टॉप जो है और नॉर्वेजियन साइंटिस्ट सोरेनसन, उन्होंने मिलकर एक पेपर लिखा है जिसमें उन्होंने प्रूव किया है कि ये जेनेटिकली मैन्युफैक्चर्ड वायरस है। जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट चीन को दिया था लैंसेट पेपर ने पिछले साल फरवरी में, 20 फरवरी को, आज उसके ऊपर बड़े भारी सवालिया निशान खड़े हुए हैं, क्योंकि उसका लीड राइटर था पीटर दजाक की कंपनी इको हेल्थ अलायंस ने चीन की वुहान लैब को $6 लाख दिए थे रिसर्च के लिए। उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, कोई उनको हक नहीं था कि वो इस प्रकार के क्लीन चिट दे वुहान लैब को, क्योंकि उसकी तो फंडिंग उन्होंने करी है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए। और उसके पश्चात WHO की टीम में भी ये गए थे। WHO की जो टीम गई बीजिंग, 15 दिन तो उसको क्वारंटाइन कर दिया गया, फिर 3 घंटे के लिए उनको लैब जाने दिया गया। कोई ब्लड सैंपल नहीं देखने दिए गए, कोई वेस्ट डिस्पोजल नहीं देखने दिया गया, कोई कंप्यूटर डेटाबेसेस नहीं दिखाए, किसी को इंटरव्यू करने के लिए जो कर्मचारी थे वो नहीं किया, रिसर्च रजिस्टर नहीं दिखाए, जो हॉस्पिटल जहाँ पे पहले पेशेंट गए थे वहां नहीं जाने दिया। ये किस किस्म का मजाक है? जाने भी नहीं देगा, वो जाने भी नहीं देगा और अमेरिका जाएगा भी नहीं, ये भी बता दें आप। ठीक है, दोनों सुपर पावर्स हैं। डिबेट चाहते हैं तो इनका द अमेरिकन इंटेलिजेंस इज नॉट कन्विंस्ड। चीन की बात सुन के आप कितना खुश हो जाते हैं विवेक श्रीवास्तव। मैं सीधे रागिनी नायक जी के पास चलूंगा। रागिनी जी बताइए, क्या आप
सर अमेरिकन प्रेसिडेंट इनकी बात से कन्विंस नहीं, अमेरिकन इंटेलिजेंस बख्शी जी की बात से कन्विंस नहीं, अमेरिकन राष्ट्रपति रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेफ्ट वाले अमेरिकन प्रेसिडेंट को बाइबल मान रहे हैं, क्या गजब बात है। मतलब आज तो मेरा दिल खुश हो गया। लेफ्ट वाले अमेरिकन प्रेसिडेंट को कोट कर रहे हैं। रागिनी नायक जी आइए तुरंत और मुझे बताइए, क्या कोरोना चाइना ने फैलाया? कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? देखिए, ये सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछना तो बेमानी है। ये सवाल तो आपको शाइना जी से पूछना चाहिए। क्या मोदी जी मानते हैं कि ये वुहान स्ट्रेन है? और अगर ये मानते हैं कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, तो वुहान स्ट्रेन कहने में क्यों डरते हैं? चीन का नाम आपने इंडियन स्ट्रेन तो लिख दिया था, लेकिन वुहान स्ट्रेन लिखने में आपको दिक्कत है। मैं बड़े धैर्य से बात सुन रही हूँ, मुझे कम से कम 1 मिनट निर्विरोध बोलने का मौका दीजिए। देखिए, लाल आंख दिखाने का जिसने दावा किया, उससे सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि आप वुहान स्ट्रेन क्यों नहीं कह रहे हैं? आपको दिया था और सबसे लंबे वक्त तक दिया था। 56 इंची सीना फुलाने की जिसने बात की, उससे ये सवाल पूछा जाएगा। अब 2 बातें मैं जल्दी से बोलती हूँ। आपकी पहली कॉलर ने जो बात कही, खास तौर से आर्थिक नीति को लेकर, तो आर्थिक विस्तारवाद जो चीन के साथ भारत फैला रहा है, उसके ऊपर भी नजर डालनी चाहिए। दीपक जी, आपके भी ज्ञान के लिए मैं बता देती हूँ, इसी साल 5 महीने के भीतर 70% ट्रेड बढ़ा है चीन के साथ। और अभी 8 जून को हमारे वित्त मंत्रालय ने ये कहा है कि प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हस्तांतरण जो है वो पड़ोसी देशों के साथ किया जा सकेगा। यानी चीनी कंपनियों को खुली छूट दे दी गई है कि वो आकर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। तो ये चीन के साथ आर्थिक विस्तार तो चीन का दुनिया में हमारा देश ही फैलाने में मदद कर रहा है। अब मुझे 2-3 छोटी-छोटी बातें शाइना एनसी बता दें जो भारत सरकार का महिमा मंडन कर रही है। वो बता दें कि कैलाश रेंज पर जहां हमारी सेना होती थी, मोदी जी ने वहां से सेना पीछे हटाने का पाप क्यों किया? आज चाइनीज आर्मी जो है वो कैलाश रेंज पर अनमैन्ड फ्लाइट टेस्ट कर रही है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट से PP11, PP11A, PP12, PP13, वहां से हमारी पेट्रोलिंग करती हुई सेना पीछे क्यों आ गई है? आप मुझे बता दीजिए कि चीन फोर्टिफिकेशन कैसे कर रहा था, एयरबेस अपग्रेड कैसे कर रहा था, अरुणाचल प्रदेश में 100 घरों का गांव कैसे बसा लिया चीन ने? आपको ये सारी जवाब ले लेते हैं। शाइना जी जवाब सबसे पहले आप केवल गाल बजाने में लगी हुई हैं। शाइना जी जवाब। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि फरवरी के ऑफिशियल स्टेटमेंट चाइना का आप देख लो तो उन्होंने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया है कि 5 चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर्स और सोल्जर्स उनको भारतीय आर्मी ने खत्म किया और उनका डेथ टोल बहुत ही ऊंचा है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि चीनी सेना अभी भी भारतीय सीमा के अंदर क्यों है? आप चीनी सैनिक मारे गए, इसी पर आपकी सुई अटकी हुई है। आपसे मैंने सवाल पूछा कि कैलाश रेंज से मोदी जी ने हमारी सेना को पीछे क्यों कर लिया? आप इस पर जवाब दीजिए। मुझे आप बताइए कि पेट्रोलिंग पॉइंट जो हमारे थे उन पर से हमारी फौज पीछे क्यों हो गई है? आप मुझे बताइए कि कोर कमांडर स्तरीय वार्ता हो चुकी है, प्लीज बोल तो लेने दीजिए ना। आप दूसरी बार ये सवाल पूछ रही हैं। आप ये सवाल ऑलरेडी पूछ चुकी हैं। सुन लीजिए उनकी बात, 1 मिनट के लिए तो सुनिए, फिर काउंटर करिएगा। डेक्सोंग प्लेन में, गोगरा में आज भी चीन इतने सारे सवाल पूछ लेंगी तो भूल जाएंगी ना चाइना जी। स्तरीय वार्ताएं हो चुकी हैं, जबकि विस्थापन हो चुका है चीनी। और इसका जवाब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह देंगे, लेकिन चाइना जी कंक्लूड करिए, बताइए आप जी, प्लीज बोलिए। राजनीति बीच में नहीं प्लीज। जनरल नारावणे जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत का स्टैंड फर्म है, नॉन एस्केलेटरी, लेकिन इसके साथ साथ ये सैंक्टिटी दिया है कि ईस्टर्न लद्दाख में कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है कॉम्प्रोमाइज को लेके। हम सबको जानना चाहिए कि हम कोविड की बात कर रहे हैं और चाइना का। ये पहले समझाना कि चाइना का पर्दाफाश हुआ है। ये एक सेकेंड मैम, आपको मैं अभी दीपक जी ये सही नहीं है, उनको बोलिए कि उन्होंने अपना पीस और उनके 1000 सवाल पूछे हैं। मुझे रागनी जी प्लीज कंक्लूड करने दीजिए ना, ऐसे तो आपकी बात लंबी हो जाएगी, उनकी हो जाएगी। मेरे 6 गेस्ट हैं। रागनी जी प्लीज, साइना जी कंक्लूड कीजिए प्लीज। भारत का एक ही लक्ष्य है, वो है लद्दाख स्टैंड ऑफ। और जब हम बात करते हैं, जयशंकर जी ने जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को से बात की तो 5 पॉइंट का पैक्ट रिजॉल्व था, और वो मीटिंग जो मॉस्को में हुआ सितंबर 10 तक, तब से अब तक हमने देखा है कि दोनों साइड पे कंप्लीट विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स जो नॉर्थ और साउथ बैंक्स है पैंगोंग लेक के, वहां पर,
और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम देखें कि भारत सुरक्षित हो, कोई इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट का टॉक और कंस्पिरेसी थ्योरी जो आप फैला रहे हैं इसके ऊपर हम चर्चा घंटे कर सकते हैं। दीपक जी, अभी सवाल ये उठता है क्या भारत सुरक्षित है? ठीक है रागनी जी प्लीज सीधे मैं चलता हूँ अपने एक दर्शक के पास। मेरे साथ सैयद अली मेहंदी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से क्या मेहंदी जी, भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है चाइना को, और आपको क्या लगता है कोरोना चाइना से आया? बेशक ये जवाब भारतीय सेना ही दे सकती थी। इसमें ना तो कांग्रेस है ना भाजपा है, वहां सिर्फ तिरंगा है, वहां सिर्फ मेरे सैनिक हैं जिनके लिए मेरी जान मेरा मुल्क सब दुआ करते हैं। ऐसे में राजनीति नहीं होना चाहिए। माकूल जवाब दिया। कोरोना का जन्मदाता चाइना ही है, क्योंकि वही ऐसी वाहियात बातें करता है, वही ऐसी वाहियात चीजें करता है जिसके दम पर वो दुनिया को परेशान कर सके, क्योंकि फित्तानुस यानी कि शैतान की आंख चाइना है। बिल्कुल सही कहा मेहंदी जी, आपकी सोच को आपके पूरी बिल्कुल सही और आपकी सोच को बहुत बहुत सलाम। सीधे विवेक श्रीवास्तव के पास चलूंगा। मेहंदी जी की बात सुन ली विवेक श्रीवास्तव, आप तो चाइना को डिफेंड करने के लिए शुरू से ही बैटिंग करने लगते हैं, ताबड़तोड़ सचिन तेंदुलकर की तरह। आप चाइना के सचिन तेंदुलकर लगते हैं, चाइना के डिफेंस वाले। आप मुझे 1 मिनट बोलने के लिए दें, सिर्फ 2 बातें मैं बोलूंगा। पहली चीज, मैं अमेरिका को इसलिए कोट कर रहा हूँ कि अमेरिका के हिमायती बैठे हैं। तो बख्शी साहब, जो भी लोग आपने कोट करे, जो आप 15 दिन से गजब है, तीसरी बार कोट अमेरिका को, लेफ्ट वाले। नहीं, आप सुनिए पहले, मैं बख्शी जी के लिए और आपके लिए कोट कर रहा हूँ। उसको पढ़ने के बाद भी अमेरिकन इंटेलिजेंस तो कन्विंस नहीं हुई है कि चाइना अभी भी दोषी है। और ये मैं आप यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस कृपा करके थोड़ा सुन के आप बोले। सर बोलने दीजिए मेरे को। दूसरी बात, G7 ने जो रिक्वेस्ट WHO को भेजी है, WHO also requested China, आप कह रहे हैं वो WHO ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसने बोला है आपसे कोऑपरेशन चाहते हैं। मजाक क्यों कर रहे हैं WHO? पूरी दुनिया जानती है क्या तमाशा किया है WHO के टेड्रोस साहब ने। नंबर 2 सुनिए, चीन की जेब में पड़े हुए। आपकी बात मान भी लूं, जैसे आप सुनिए सर, अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि ये बायो वॉरफेयर था, चाइना से आया, चाइना ने हमारे देश पे छोड़ा, तो हमारे लाखों लोग मारे गए हैं। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी को क्या लज्जा नहीं आनी चाहिए? क्या सरकार को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? दुनिया पे छोड़ा भाई विवेक श्रीवास्तव जी, संशोधन कर लीजिए। सिर्फ हम पर नहीं छोड़ा, दुनिया पर छोड़ा। मैं सीधे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पास चलूंगा। मैंने उनका एक भी कमेंट नहीं दिया है। जनरल साहब बताइए मुझे, क्या भारत ने वाकई कैलाश से अपनी सेना हटा ली है? बताइए। दीपक जी देखिए, ये जो कह रहे हैं इनको यथास्थिति का मालूम नहीं है। जिस प्रकार मैं कहूंगा कि आज तो 15 जून है, जिस प्रकार से गलवान वैली के अंदर में भारतीय सेना ने अपना साहस, शौर्य और पराक्रम दिखाया, और आज आप ऐसी बात पूछ रहे हैं। और देखिए 29 अगस्त को जब भारतीय सेना ने प्रीएम्प्टिव प्रोएक्टिव एक्शन से एक स्ट्रेटेजिक मूव किया, जितनी जो डोमिनेटिंग हाइट्स थी LAC के अपनी तरफ में उनको ऑक्युपाई किया और एकदम चाइना को टोटली सरप्राइज कर दिया। उसके बाद में सिक्योरिटी स्थिति एकदम बदल गई, और देखा आपने कि उसके बाद में चाइना ने किस प्रकार 12 फरवरी को विड्रॉ किया। देखिए अभी जो स्थिति है, अभी इसके अंदर में हाँ नॉर्थ और साउथ बैंक के अंदर में विड्रॉल हुआ है, फेज 1 हुआ है, बहुत तेजी से हुआ है। लेकिन मैं एक बात पक्की बता देता हूं आपको कि भारत की जो पोजीशन है वो मजबूत है, उस पर कोई शक की बात नहीं है। जो 1 साल 15 जून गलवान का इंसिडेंट हुआ था, तब से लेकर आज जो स्थिति है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। जिस प्रकार से 29 अगस्त को किया है, ऐसी ऑप्शन कभी भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से डिफेंस एक्विजिशंस किए हैं, डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस में बढ़ोतरी है, आज के वक्त के अंदर में जो हमारी पोजीशन है ऑफ प्रिपेयर्डनेस, ऑफ रेडीनेस, और हम लोग किसी भी चुनौती, किसी भी कॉन्टिजेंसी के लिए तैयार हैं। देखिए जब 2020 अप्रैल में था
तो उस वक्त में जिस प्रकार से चीन आया था, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाया था, और उस वक्त जो उसके पास में एडवांटेज था, देखिए उस वक्त चाइना ने धोखा दिया था। 15 जून को अगर आप बारीकी से देखें तो उस वक्त के अंदर में उन्होंने जितने भी हमारे एग्रीमेंट थे, 5 एग्रीमेंट उनके साथ में, उसको बिल्कुल डिसऑनर किया। उन्होंने प्रोटोकॉल, प्रोसीजर जो एलएसी पर थे, बिल्कुल उन्होंने एब्सोल्युटली, और उन्होंने जो पिछले 45 साल के साथ 45 ईयर 1975 से जो चल रहा था पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को, उसको उन्होंने यूनिलैटरल तरीके से उसको बिगाड़ा। ये पूरा जो ठीक है, मैं यहीं पे रुकूंगा जनरल गुरमीत सिंह आपको। इसके बाद हम शुरू करेंगे, रागिनी के पास जाएंगे, क्योंकि रागिनी आपकी थ्योरी से सहमत नहीं है। वो कह रही है कि हमने कई जगहों पर कॉम्प्रोमाइज किया है। क्या वाकई कॉम्प्रोमाइज किया है? क्या 1 साल बाद भी वही स्थितियां हैं? बात करेंगे ब्रेक के बाद।